हम सब ने एनिमे देखा ही है। इसकी कहानियों में रोमांस है, एक्शन है और शानदार आर्ट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर एक एपिसोड वो जापान की अकेलेपन, उसकी ख्वाहिशों, उसकी डर और उसकी इतिहास का एक टुकड़ा है। आज एनिमे दुनिया का सबसे बड़ा कल्चरल एक्सपोर्ट बन चुका है, पर इसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 की राख से हुई थी। ये वो समय था जब जापान टूट चुका था और उसे एक नई आशा की तलाश थी। तो आज हम देखेंगे जापान की एनिमे हिस्ट्री। वर्ल्ड वॉर 2 में हार के बाद जापान टूट चुका था। लोग निराश थे और देश को दोबारा खड़ा करने की जरूरत थी। इसी जरूरत ने एक महान कलाकार को जन्म दिया, ओसामू तेजुका, Japan's most famous comic hero was created by a doctor, Osamu Tezuka. जिन्हें गौतम मंगा कहा जाता है। 1963 में तेजुका ने एस्ट्रो बॉय एनिमे लॉन्च किया। जापान एटॉमिक बॉम्ब की ट्रेजेडी से गुजरा था, अब साइंस और टेक्नोलॉजी में ही अपना फ्यूचर देख रहा था। एस्ट्रो बॉय जो कि शक्ति का प्रतीक था, जो जापान वर्ल्ड वॉर में खो चुका था और अब साइंस के जरिए वापस पाना चाहता था। एस्ट्रो बॉय ने लोगों को ये भरोसा दिलाया कि हम टेक से बड़े काम कर सकते हैं। इस शो ने जापानीज लोगों को एक नया हीरो दिया, जो इंसान नहीं लेकिन इंसानियत की हिफाजत करता था। जब 60s खत्म हुआ, जापान ने इकोनॉमिक मिरेकल देखा। वो दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था। हर तरफ बड़े प्रोजेक्ट और फैक्ट्रीज थी। इस माहौल में मेका जोनरा यानी कि जायंट रोबोट्स आया। मेजिंगर जेट और मोबाइल सूट गंडम जैसे शो बहुत पॉपुलर हुए। ये बड़े बड़े रोबोट जापान की इंडस्ट्रियल माइट और बड़े बड़े मशीन बनाने की क्षमता को दर्शाते थे। जापान अपने मेगा प्रोजेक्ट पर गर्व महसूस करता था, लेकिन इस तेजी से बढ़ती तरक्की की अपनी कीमत थी। एनवायरमेंटल इश्यूज और पोल्यूशन का डर भी बढ़ रहा था। गंडम में रोबोट सिर्फ टूल थे और कहानी इंसानी दुश्मनी और टेक्नोलॉजी के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पर थी। लेट 80s में जापान बबल इकोनॉमी के पीक पर था, लेकिन 90s की शुरुआत में बबल फूट गया, जिसे लॉस्ट डेकेड कहा गया। लोग निराश और कंफ्यूज थे। इस दौर में दो एनिमे क्लासेस ने दुनिया को हिला दिया, अकीरा और गोस्ट इन द सेल। अकीरा दिखाता है कि जापान की तेजी से तरक्की के नीचे कितनी बेचैनी और करप्शन छुपा हुआ था। गोस्ट इन द सेल ये आइडेंटिटी क्राइसिस पर सवाल उठाता है। जब इंसान इतना टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो जाए तो इंसान होने का मतलब क्या रह जाता है। लेकिन 90s की समाज की सबसे अच्छी तस्वीर पेश की नियॉन जेनेसिस एवांजेलियन ने। जापान में लॉस्ट डेकेड के दौरान यंग जनरेशन बहुत निराश और अकेलेपन से जूझ रहे थे। एवांजेलियन का हीरो शिनजी इसी अकेलेपन का प्रतीक था। ये शो दिखाता था कि अब समाज की लड़ाई एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल साइकोलॉजिकल ड्रामा की हो चुकी थी। 2000 तक आते आते इंटरनेट की वजह से एनिमे दुनिया भर की प्रॉपर्टी बन गया। ड्रैगन बॉल और नारुतो जैसे शो ने जापानी सॉफ्ट पावर को मजबूत किया, लेकिन जापान के अंदर सोशल प्रेशर और अकेलेपन की फीलिंग ने लोगों को सिंपलर, हैप्पियर वर्ल्ड की तरफ धकेल दिया। इस दौर में मूव और स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा एनिमे की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी। ये हिकिकोमोरी की प्रॉब्लम से जूझ रहे लोगों के लिए एक सुरक्षित और आइडियल वर्ल्ड पेश करते थे। इस एस्केपिज्म की सबसे बड़ी मिसाल थी इसेकाई जॉनरा में दूसरी दुनिया। इसेकाई में एक साधारण इंसान अपने रियल लाइफ के प्रॉब्लम से निकलकर एक फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाता है, जहां वो पावरफुल बन जाता है। जब रियल वर्ल्ड में मेहनत के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती, तो लोग ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां उसका टैलेंट तुरंत पहचान जाए, और इसेकाई यही प्रॉमिस करता है। आज का एनिमे इंडस्ट्री एक नए दौर में है। यूफोर्टेबल और अनाया स्टूडियो ने एनिमेशन की क्वालिटी पर नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। डेमन स्लेयर जैसे शो विजुअल मास्टरपीस है। ये नए शो ट्रेडिशनल जापानीज कल्चर और हिस्ट्री को वापस ला रहे हैं। समुराई तेसो एरा और माइथोलॉजी फिर से पॉप कल्चर में जिंदा हो रहे हैं। जापान अपने रूट से जुड़ना चाहता है। 2011 के बड़े अर्थक्वेक और सुनामी के बाद जापान में अचानक अपने लोग से जुड़ने की जरूरत बहुत बढ़ गई। मकोतो शिनकाई की फिल्म जैसे योर नेम और वेदरिंग विथ यू इसी कनेक्शन की तलाश को दर्शाता है। ये समाज को याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी सब कुछ नहीं है, इंसानी रिश्ते और आपस का साथ सबसे जरूरी है, खासकर मुश्किल वक्त में। तो जैसा कि हमने देखा, एस्ट्रो बॉय की आशा से लेकर एवांजेलियन की निराशा,
और इशिकाई के एस्केपिज्म तक, एनिमे हमेशा से जापान का सबसे सच्चा आईना रहा है। ये सिर्फ हमारी पसंद नहीं है, ये एक पूरी देश का इतिहास, उसके डर और उसके सपने हैं जो एनिमेशन के रूप में दुनिया तक पहुंचाते हैं। आपके हिसाब से कौन सा एनिमे आज के जापानी समाज की असलियत को सबसे बेहतर दर्शाता है? अपना जवाब कमेंट में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एनिमे कल्चर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मैं जल्द ही मिलूंगा, तब तक के लिए